हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री क्या होती है। देखिए, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। जैसे मैथमेटिक्स की और ब्रांच कौन सी होती हैं? एलजेब्रा, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री और भी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो उसी में से एक ब्रांच है ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री में हम चीजों के साइज, शेप्स, एंगल्स और डायमेंशंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम चीजों के साइज, शेप्स, एंगल्स और डायमेंशंस की स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। अब बात करते हैं यूक्लिड्स की। भाई, कौन है ये यूक्लिड्स? तो यूक्लिड्स काफी समय पहले एक मैथ के शिक्षक थे जिन्होंने उस समय की ज्योमेट्री की नॉलेज को एक बुक्स में रखा। ठीक है, जिसका नाम था एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स की और भी सीरीज है। मैं आपको बता दूं कि जो पहली बुक्स थी एलिमेंट्स, उसमें 13 चैप्टर थे और 23 डेफिनेशन थी। उसमें से कुछ डेफिनेशंस मैं यहां पे आपके सामने लेकर आया हूं। तो ये कुछ डेफिनेशन हम यहां पे पढ़ेंगे। तो देखते हैं यूक्लिड्स की डेफिनेशंस। तो पहली डेफिनेशंस क्या है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो देखिए, इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट्स। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वो है जिसका कोई पार्ट्स नहीं होता। जैसे देखिए, मार्कर है ना, ये पेन है, इस पेन के हम पार्ट्स कर सकते हैं। ये देखिए, और भी इसमें ब्रेक करेंगे, जितनी ब्रेक करेंगे उतने पार्ट्स होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन पॉइंट्स क्या होता है? जिसके कोई भी पार्ट्स नहीं होते, हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूक्लिड डेफिनेशन 2। ठीक है, यूक्लिड की डेफिनेशन हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। जो लाइन होती है इसमें ओनली लेंथ होती है, इसमें कोई ब्रेड्थ नहीं होती है। ठीक है, लाइन एक ब्रेडथलेस लेंथ होती है। ठीक है, मींस इसमें ओनली लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट। मैं आपको बता दूं, जब हम दो पॉइंट को आपस में मिलाते हैं इस तरह से तो लाइन बनती है। तो इसमें बोला गया है कि लाइन के एंड में क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। ठीक है, लाइन के एंड में होते हैं पॉइंट। मैं आपको बता दूं, लाइन पर इस तरह से बहुत सारे पॉइंट होते हैं और इन पॉइंटों के कलेक्शन को ही हम कहते हैं लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। देखिए, इसमें क्या बोला गया है? अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो कि मैंने अभी बताया आपको यहां पे कि लाइन पे इस तरह से बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो अगर लाइन इन पॉइंटों में समान रूप से है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक में ऊपर है एक में नीचे है, सभी पॉइंटों में समान रूप से है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। जैसे लाइन में ओनली लेंथ होती है, वैसे ही सरफेस में लेंथ और ब्रेड्थ होती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये बोर्ड एक सरफेस है और ये जो सरफेस है ये इसमें लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। जैसे आप यहां देखें, ये एक सरफेस देख रहे हैं, इस सरफेस में क्या होती है? लेंथ और ब्रेड्थ। तो सरफेस में जिस तरह से लाइन में ओनली लेंथ होती है, उसी तरह से सरफेस में लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइंस। जो ये सरफेस होता है, इसकी जो एजेस होती हैं वो होती हैं लाइंस। ये देखिए, इसकी एजेस, ये देखिए, लाइंस, लाइन, लाइन और लाइन। तो सरफेस की जो एजेस होती हैं वो लाइन होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। मैं आपको बता दूं, यहां पे सरफेस की बात हो रही है, तो ये एक सरफेस है जो आप देख रहे हैं बोर्ड, एक सरफेस है। कैसा सरफेस है ये है प्लेन सरफेस।
तो इसमें बताया गया है कि प्लेन सरफेस क्या होती है। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। जो सरफेस में स्ट्रेट लाइन होती हैं, भाई देखिए जैसे आपके पास लाइन कलेक्शन होता है पॉइंट्स का, यानी लाइंस पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उसी तरह से सरफेस कलेक्शन होता है लाइन का, यानी इसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं। और जो सरफेस है इन लाइनों में अगर समान रूप से है, ठीक है, तो ऐसे सरफेस को हम कहते हैं प्लेन सरफेस। जैसे ये बोर्ड है, ये है एक प्लेन सरफेस। तो ये था आपके पास यूक्लिड्स की कुछ डेफिनेशन। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं ऑक्सियम्स और पोस्टुलेट की। तो ऑक्सियम्स और पोस्टुलेट क्या होते हैं? ऐसे स्टेटमेंट या रूल जो ऑब्वियस होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सियम्स और पोस्टुलेट। इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑब्वियस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऑक्सियम्स और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या है भाई, ये अलग अलग क्यों बोला जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सियम्स क्या होते हैं? जो जनरल मैथमेटिक्स, मीन मैथमेटिक्स की हर ब्रांच, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो एलजेब्रा हो, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, यानी जितनी भी मैथमेटिक्स की ब्रांच है वो सभी में यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं ऑक्सियम्स। और पोस्टुलेट ओनली ज्योमेट्री में यूज होते हैं। चलिए इन्हें हम देखते हैं। यूक्लिड के 7 ऑक्सियम्स हैं और 5 पोस्टुलेट हैं, जिन्हें हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम ऑक्सियम और पोस्टुलेट। तो चलिए अब हम देखते हैं यूक्लिड के 7 ऑक्सियम्स। तो सबसे पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। देखिए क्या है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अगर किसी एक चीज की वैल्यू, जैसे ए की वैल्यू बी के इक्वल है, ठीक है, ए की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल है, मींस ए की वैल्यू सपोज 2 है, तो बी की वैल्यू भी क्या है 2, ठीक है, जस्ट इक्वल है दोनों। तो अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल है, इसी तरह से सी की वैल्यू भी बी के इक्वल है, मींस सी की वैल्यू भी 2 है, ठीक है, जो कि बी के इक्वल है। तो ए और सी की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, ठीक है, तो ए की वैल्यू मींस 2, सी की वैल्यू मींस 2, आपस में इक्वल होंगी। तो ये ऑक्सियम। अब आप देख रहे हैं ना, ये तो यूनिवर्सल है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो ऑब्वियस है, ऐसा तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो जो ऑक्सियम्स होते हैं या पोस्टुलेट होते हैं वो ऑब्वियस होते हैं, ठीक है, मींस यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो क्या इस बात को प्रूव करने की जरूरत है? ठीक है, अगर ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है तो ए और सी आपस में बराबर तो होंगे ही होंगे, जैसे आप यहां देख रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सियम्स। तो सेकेंड ऑक्सियम क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। मींस अगर दो वैल्यू इक्वल हैं, जैसे ये देखें 2 2, ये दो वैल्यू हैं, दोनों ही इक्वल हैं, आप देख रहे हैं 2 2 के बराबर ही होगा, श्योर है। अगर इनमें कोई इक्वल वैल्यू ऐड कर दी जाए तो जो टोटल फाइंड होगा वो भी इक्वल होगा। तो देखते हैं, अगर इसमें और इसमें दोनों में कोई इक्वल वैल्यू ऐड कर दी जाए, जैसे इसमें 3 ऐड कर दिया जाए और इसमें भी 3 ऐड कर दिया जाए, तो जो टोटल फाइंड होगा 3 + 2 5, 3 + 2 5, ये जो होल फाइंड होगा, ये टोटल फाइंड होगा, ये भी इक्वल होगा। तो ये भी तो ऑब्वियस है, ये तो श्योर सी बात है। अगर हम इक्वल वैल्यू में कोई इक्वल वैल्यू ऐड कर दें तो जो टोटल फाइंड होगा वो भी इक्वल ही होगा। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपके पास यूक्लिड ऑक्सियम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूक्लिड ऑक्सियम्स। तो नेक्स्ट ऑक्सियम्स है द इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, अगर दो वैल्यू इक्वल वैल्यू है, जैसे ये देखिए 2, ये इक्वल वैल्यू है, अगर इनमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाए, देखिए इस तरह से
इसमें भी मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इस वैल्यू में से भी मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो रिमाइंडर फाइंड होगा, देखते हैं क्या फाइंड होगा। 2 - 1 1, 2 - 1 1। तो जो रिमाइंडर फाइंड होगा वो भी होगा इक्वल। तो ये है आपके पास यूक्लिड्स का ऑक्सियम। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सियम्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सियम क्या है। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो थिंग्स हैं, चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ मेल खा रही हैं, यानी एक के ऊपर एक हैं, तो वो इक्वल होती हैं। जैसे देखिए मेरे पास यहां पे 2 पेन हैं, आप देखेंगे एक पेन और ये दूसरे पेन अगर इसके सेम टू सेम है, इसके साथ मेल खा रहा है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये पेन दूसरा पेन इसके ऊपर मेल खा रहा है, ये देखिए इस तरह से, तो ये दोनों आपस में सेम होंगे। तो सर आप बोलेंगे सर इसे प्रूव करो। क्या इसे प्रूव करने की जरूरत है? इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो ये है आपके पास ये ऑक्सियम। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सियम। तो देखिए नेक्स्ट ऑक्सियम क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कोई भी होल वैल्यू जो होती है वो अपने पार्ट से ग्रेटर होती है। मैं समझाता हूं मैं यहां पे आपको। सपोज कीजिए ये एक पिज्जा है, पिज्जा सुन के आ गया होगा मुंह में पानी, इस तरह से ये पिज्जा है, होल पिज्जा टोटल। अगर मैं इसका पार्ट कर दूं, यहां पे दिखा देता हूं, ये वही पिज्जा है इस तरह से, और मैं इसका पार्ट कर दूं, आधा काट के निकाल दूं, ये देखिए ऐसे, इतना मैंने काट के निकाल दिया, इसका पार्ट कर दिया है। तो ये जो हमने अभी पार्ट किया ना, इतना पार्ट काट के जो निकाला है ये वाला, ठीक। अब आप यहां पे देख रहे हैं इस तरह से। तो ये जो होल पार्ट है, यानी होल है, ये टोटल है, ये जो पिज्जा, ये अपने पार्ट से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। ये होगा ग्रेटर अपने पार्ट से। आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी यूनिवर्सल है, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सियम। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सियम क्या है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स हुआ कि कोई थिंग्स है, सपोज ए है, कोई वैल्यू है ए, अगर इसका डबल कर दिया जाए और इसका डबल है सपोज एक्स, ठीक है। अब फिर से देखिए वही थिंग्स है, इसको डबल कर दिया जाए और ये है वाई, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पे 2a इक्वल टू एक्स है और 2a इक्वल टू वाई भी है, तो x और y आपस में होंगे इक्वल, x इक्वल टू होगा y के। तो सेम चीज का जो डबल है वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये था आपके पास ऑक्सियम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सियम्स। देखिए नेक्स्ट ऑक्सियम है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये सेम 6 की तरह है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि अगर कोई थिंग्स है जैसे ए और इसका हाफ कर दिया जाए 1/2 1/2, तो ये अगर इक्वल है x के और ये इक्वल है y के, तो सेम चीज का अगर हाफ कर दिया जाए तो ये आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो सेम चीज है a, इनका हाफ कर दिया गया है, ठीक है, और ये इक्वल है x के, ये इक्वल है y के, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मींस x इक्वल टू होगा y। तो ये लास्ट ऑक्सियम था और आप देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सियम्स हैं इन्हें हमें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे ऑब्वियस हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इन्हें प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो ये थे यूक्लिड्स के ऑक्सियम्स। अब हम देखते हैं पोस्टुलेट। अब हम देखते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स। तो फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ते हैं यहां पे हम। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अगर ये 2 पॉइंट हैं और इनको मिला दिया जाए तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है। मींस हुआ कोई भी 2 पॉइंटों को मिलाने से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ऑब्वियस है ये बात, तो इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखें, अगर कोई एक ही पॉइंट है तो इस पॉइंट से जाने वाली कई सारी स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती हैं, ये देखिए इस तरह से, जबकि 2 पॉइंटों से जाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट्स।
देखते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है मीन्स वो टर्मिनेट हो चुकी है, यहां पे खत्म हो गई है, ये इन पॉइंट है उसके, तो हम उसे आगे की ओर, ठीक है, इस तरह से इन पॉइंटों पर कितना भी इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना भी इसे हम आगे इस तरह से बढ़ा सकते हैं, इनडेफिनिट बढ़ा सकते हैं, आगे की ओर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था आपके पास पोस्टुलेट 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अ सर्कल कैन बी ड्रॉ, कोई भी सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी पॉइंट को सेंटर लेके और कोई भी रेडियस लेके। जैसे देखिए ये पॉइंट लिया हमने और रेडियस ले ली, ये देखिए रेडियस ली और हमने बना दिया एक सेंटर। तो किसी भी पॉइंट को सेंटर लेकर के और कोई भी रेडियस लेकर के हम इस तरह से सर्कल बना सकते हैं कहीं पर भी। ये देखिए कहीं पर भी पॉइंट लें, रेडियस लें और इस तरह से सर्कल बना सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट को सेंटर लेकर के और कोई भी रेडियस लेकर के हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं होता कि भाई ये पॉइंट यहीं पे होना चाहिए, रेडियस इतनी ही होनी चाहिए तभी सर्कल ड्रॉ होगा, अदरवाइज सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को सेंटर लेकर के और कोई भी रेडियस लेकर के हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट। तो देखिए फोर्थ पोस्टुलेट क्या है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल क्या होते हैं भाई, जो होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है, इस तरह से। तो कोई भी राइट एंगल हो वो सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए ये भी राइट ट्रायंगल है। तो ये सभी राइट ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। भाई राइट ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के होंगे सारे के सारे, कहीं पर भी बने हों, किसी भी पोजीशन में बने हों। आप देखिए ये सभी राइट ट्रायंगल हैं, 90 डिग्री वाले हैं, तो ये होंगे आपके पास सभी इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट पोस्टुलेट। चलिए देखते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। मैं आपको इतना समझा देता हूं पहले कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन ये वाली दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करती है, इस तरह से उनसे होकर के जाती है, तो इंटीरियर एंगल बनते हैं। ये देखिए एक इंटीरियर एंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये और ये। तो इस तरह से 4 इंटीरियर एंगल बनते हैं। सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये देखिए इस साइड वाले, ये देख रहे हैं आपके पास, ये सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल है और ये सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एक चीज और बता दूं, इसके बाद हम आगे देखते हैं। टू राइट एंगल मीन्स क्या हुआ। टू राइट एंगल मीन्स हुआ, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो टू राइट एंगल 90 प्लस 90 मीन्स 180। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। टू राइट एंगल्स मीन्स हो गया 180 डिग्री। तो जहां पर अब टू राइट एंगल होगा वहां पे मैं 180 डिग्री बोलूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। देखिए जो इंटीरियर एंगल बने हैं, ये देखिए सेम साइड वाले, ये सेम साइड वाले, ये सेम साइड वाले, ठीक है। तो अगर सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल इनको अगर टुगेदर लिया जाए, साथ साथ लिया जाए, मींस इनका सम कर दिया जाए, इन इंटीरियर एंगल का, सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल का सम कर दिया जाए, मीन अगर इनको टुगेदर साथ साथ लिया जाए, लेस देन टू राइट एंगल, और ये जो है लेस देन है टू राइट एंगल्स के, अगर इनको साथ साथ लिया जाए और ये टू राइट एंगल मीन 180 डिग्री से लेस देन है, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ produced infinitely meet on that side on which the sum of angles if less than two right angles। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया इसमें। अगर सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स का सम कर दिया जाए, ये देखिए इस साइड वाली की बात कर रहा हूं मैं, ये मैंने एरो लगा दिया है, सम कर दिया जाए और वो जो सम है वो 180 डिग्री से लेस देन है, 180 डिग्री से लेस देन है। तो जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम
180 डिग्री से लेस देन है, अगर उस साइड में इन टू लाइंस को आगे बढ़ाया जाए इंडेफिनेटली इस तरह से, तो वो कहीं ना कहीं आपस में मीट करेंगी, जरूर मीट करेंगी। तो यही है आपके पास ये पोस्टुलेट। क्लियर हो गया आपको? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर टू लाइंस हैं और इस पे कोई लाइंस इस तरह से फॉल करती हुई जाती है, तो जो इंटीरियर एंगल बनते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये, तो जिस साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है, ठीक है, इस साइड दिख रहा है आपको कि 180 डिग्री से कम होगा, इस साइड तो 180 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि ये देखिए 90 से ज्यादा है, ये भी 90 से ज्यादा है, तो इधर सम जो होगा 180 डिग्री से ज्यादा होगा, इधर सम जो है 180 डिग्री से कम है। तो जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम है, उस साइड में इन दो लाइंस को अगर हम आगे बढ़ाते हैं इंडेफिनेटली, तो ये कहीं ना कहीं पे जरूर मीट करेंगी। यही है आपके पास फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, ये था आपके पास इंट्रोडक्शन चैप्टर 5।